फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम पढ़ रहे होंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और सबसे पहले तो सॉरी आप लोगों से, क्योंकि ये टाइपिंग हम नहीं कर पाए, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम थी तो समय न मिल पाने की वजह से जैसा मैंने अपने रफली नोट्स बनाया हुआ था उसी हिसाब से मैंने इन चीज़ों को भी जो है आपको मैं दे रही हूँ। बट जो मैटर है, जो नॉलेज है, वो आपको इसमें पूरा मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और ये पीडीएफ जो होगा वो मैं आपको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। अगर आप चाहें तो वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। हम पढ़ेंगे जो है बौद्धिक अक्षमता के विषय में, या जिसे आप बौद्धिक विकलांगता कहते हैं, उसके विषय में समझेंगे। तो मानसिक मंदता जो है उसके हम इतिहास को थोड़ा सा देखेंगे कि मानसिक मंदता को लेकर के क्या परिभाषाएं दी गई थी पहले और अभी परिभाषाओं में क्या चेंजमेंट किया गया है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जो इसकी परिभाषा देने का काम किया था, सबसे पहले परिभाषा देने का जो काम किया था वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के द्वारा दिया गया था। मैं चीज़ों को बोल रही हूँ, चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, मैं समझ रही हूँ, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे और बहुत कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो जो सबसे पहले जैसे आप AAMR कहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा सबसे पहले जो परिभाषा है इसका देने का प्रयास किया गया था। 1908 से लेकर के 1908 में पहली बार परिभाषा दिया गया था और अब तक जो है वो 11 बार जो है इसके द्वारा परिभाषाएं जो है वो बदली जा चुकी हैं। क्योंकि जब शुरुआत में मानसिक मंद बच्चों को देखा गया था तो उनके बिहेवियर के बेसिस पर जो डिफिनीशंस है वो निकल के आ रही थी। तो लेकिन धीरे धीरे इन परिभाषाओं में जो है वो संशोधन किया गया है। वर्तमान में कौन सी परिभाषा सबसे ज़्यादा मान्य है वो भी आपको बताई जाएगी। तो 1980 के बाद की जो IDD की जो परिभाषा है उसे हम पढ़ेंगे। जैसे 2000 हम बात करते हैं 1908 में पहली बार जो है ये परिभाषा दी गई थी और अब तक 11 बार परिभाषाओं को चेंज किया गया। हम जो परिभाषा पढ़ रहे हैं वो 1980 के बाद की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसके विषय में पढ़ रहे होंगे। 1980 के बाद भी कई बार परिभाषाएं दी गई हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उन परिभाषाओं पर हम फोकस जो है वो करेंगे। तो 1983 में ग्रासमैन करके एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये परिभाषाएं दी गई और क्या कहा गया, किसे हम कहेंगे मानसिक मंद व्यक्ति, उसके विषय में परिभाषा बताई गई कि मानसिक मंदता से हमारा तात्पर्य है औसत से कम बौद्धिक प्रक्रिया, औसत से कम बुद्धिलब्धि। तो इन्होंने बताया कि हमारा मानसिक मंदता से तात्पर्य होता है कि एक ऐसे बच्चे में जिनमें औसत से कम, जैसे औसत बुद्धिलब्धि क्या होती है 90 से लेकर के 110 IQ लेवल तक अगर किसी का होता है तो हम मानते हैं कि ये नॉर्मल चाइल्ड की, मतलब एक सामान्य बच्चे की कैटेगरी में जाता है। तो अगर किसी बच्चे का IQ लेवल इससे डाउन चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बौद्धिक अक्षम बालक या मानसिक मंदता के बालक की श्रेणी में रखेंगे। और इस बौद्धिकता कम होने की वजह से, IQ लेवल कम होने की वजह से बच्चे में अनुकूली व्यवहार में असमानता देखने को मिले। मतलब जैसे एक नॉर्मल पर्सन बिहेव करता है उस प्रकार से वो व्यक्ति बिहेव ना करे, उसके बिहेवियर में भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिले, औसत से कम बुद्धिलब्धि हो और वो विकासात्मक अवधि के दौरान दिखाई दे। मतलब जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, आप जानते हैं कि जो डेवलपमेंट तो एक सतत प्रक्रिया होती है। तो जब ये प्रोसेस होता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो आपको बच्चे के बिहेवियर में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर बच्चे का आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्थिति वाले बच्चे को हम कहते हैं मानसिक मंद बच्चा। तो ये परिभाषाएं हैं और एक मान्य परिभाषा में मानी जाती है। तो किसने दिया था? 1983 में ग्रासमैन के द्वारा ये परिभाषाएं दी गई थी। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहली इसमें क्या बताई गई है? पहले इसमें बातें बताई गई हैं कि बच्चे का जो IQ लेवल है वो औसत से कम होना चाहिए और यहाँ पर बताया गया है कि 70 या उससे कम। तो किसी बच्चे का IQ लेवल अगर 70 या उससे कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मानसिक मंद बालक की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन यही होता है कि बच्चे का IQ लेवल हमेशा 70 से कम जाना चाहिए। अनुकूली व्यवहार में कमी देखने को मिले, मतलब बच्चे का जो बिहेवियर है वो सामान्य बच्चे जैसा अगर नहीं देखने को मिलेगा तो हम उसे मानसिक मंद कहेंगे। और तीसरा है कि 18 की उम्र तक इस बच्चे की जितने भी एबनॉर्मल बिहेवियर हैं या पढ़ाई लिखाई में जो उसमें औसत कमी देखने को मिल रही है या उसकी बुद्धिलब्धि में, जैसे वो हो गया है 18 साल का पर उसके अंदर जो लक्षण न दिख रहे हैं आपको वो 10 साल 12 साल बच्चे जैसे दिख रहे हैं,
तो जब किसी बच्चे में ये तीनों कंडीशन एक साथ पाई जाएगी तो उसी बच्चे को हम क्या कहेंगे, उसी बच्चे को हम मानसिक मंद कहेंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं अगर किसी बच्चे का IQ लेवल 70 से नीचे जाता है तो उसमें ये सारे लक्षण जो है वो देखने को मिलेंगे कि उनके जो बिहेवियर होंगे वो नॉर्मल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बिहेवियर में आपको कमी देखने को मिलेगी और उस बच्चे में जितने भी लक्षण होंगे वो 18 की उम्र से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन है। बाकी बहुत बार इन परिभाषाओं को दिया गया है और एक टर्म आपसे जैसे पूछा जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि मानसिक मंद हम उसे कहेंगे जिसमें या उसकी सीमित बौद्धिक क्षमता हो और साथ ही साथ उसमें अनुकूली व्यवहार उसमें कमी हो। तो जब किसी बच्चे में ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, सीमित बौद्धिक क्षमता और असामान्य अनुकूलित व्यवहार आपको देखने को मिलेगा, तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, मानसिक मंद बच्चे की श्रेणी में रखेंगे। जैसे आपसे ऑप्शन में दे देता है कि उच्च बौद्धिक क्षमता और सीमित अनुकूली व्यवहार, क्या वो सही होगा? तो वो नहीं सही होगा। उच्च बौद्धिक क्षमता नहीं होगा, हमेशा बौद्धिक क्षमता कम होगा। आपसे दे दे कि सीमित बौद्धिक क्षमता और मतलब अनुकूली व्यवहार, अच्छा अनुकूलित व्यवहार, तो क्या वो सही होगा? वो भी सही नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए कि बौद्धिक क्षमता कम हो, साथ ही साथ जो सीमित अनुकूलित व्यवहार हो, बच्चा वो भी शो कर रहा हो, तो ऐसे बच्चों को हम कहेंगे क्या, मानसिक मंद बच्चा। इसी के क्रम में 2002 में भी परिभाषाएं दी गई। क्या कहा गया था? इसमें बताया गया कि मानसिक मंदता क्या है, एक अक्षमता है। मैं आपको ये चीज़ें बहुत डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने जो ये नोट्स बनाया हुआ है, इस नोट्स में हर एक पॉइंट को इस तरीके से रखा है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में अगर इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो लिखा है कि मानसिक मंदता एक अक्षमता है। इसका क्या मतलब है कि मानसिक मंदता एक अक्षमता है? क्या मानसिक मंदता विकलांगता की श्रेणी में नहीं जाता? लेकिन हम मानसिक मंदता को अक्षमता क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए मानसिक मंदता को अक्षमता कह रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चे की, क्योंकि अक्षमता आपने परिभाषा क्या पढ़ी है, क्षति, अक्षमता और विकलांगता की। तो अक्षमता की परिभाषा आपने पढ़ी है कि कोई ऐसी विकृति हो, कोई ऐसी संरचनात्मक कोई कमी हो जिसकी वजह से बच्चे का जो एबिलिटी है उसमें आपको कमी देखने को मिले। जैसा नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है उस प्रकार से वो नहीं कर पा रहा है। तो आप जानते हैं कि मानसिक मंदता में भी यही होता है कि मानसिक मंदता में भी बच्चे में कोई किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, कोई न्यूरोलॉजिकल क्षति हो सकती है, IQ लेवल कम हो सकता है, तो किसी न किसी प्रकार की उसके अंदर क्षति होती है जिसकी वजह से वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर या उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, किसी चीज़ को करने की जो एबिलिटी होती है वो उसके अंदर आपको कम देखने को मिलेगी। इसी वजह से हम मानसिक मंदता को एक अक्षमता की श्रेणी में जो है वो रखते हैं। अनुकूलित व्यवहार आपको कम देखने को मिलेगा और अक्षमता का जो आरंभ होगा, मतलब अक्षमता के जो लक्षण होंगे उसको आपको 18 की उम्र से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही परिभाषा 2002 में दी गई थी AAMR के द्वारा। मैंने आपको बताया कि कई बार परिभाषाओं को जो है वो चेंज किया गया है, अलग अलग व्यक्तियों ने अपने हिसाब से परिभाषाएं मॉडिफाई करके दिया है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका PWD है, तो PWD के अनुसार जो परिभाषाएं हैं वो क्या बताता है, जो है वो मानसिक मंदता की परिभाषा में उन्होंने क्या कहा है। आप जानते हैं कि हमारे जो PWD एक्ट है उसमें भी मानसिक मंदता जो है एक विकलांगता के रूप में, वहाँ पे 7 विकलांगताएं थी यहाँ पे, तो उसमें से एक विकलांगता आपकी क्या थी, IDD को भी एक विकलांगता के रूप में कंसिडर किया गया है। तो इन्होंने अपनी परिभाषाओं में बताया था कि मानसिक मंदता का जो तात्पर्य होता है वो मानव मस्तिष्क के अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास से है। इनका कहना था कि जो मानसिक मंदता होती है ना, वो मस्तिष्क का विकास उतना प्रॉपर नहीं हो पाता और जिससे बच्चे जो होता है वो एक असामान्य व्यवहार जो है वो परिलक्षित करता है। इनकी परिभाषाएं अधूरी परिभाषाएं मानी जाती हैं। जो PWD की परिभाषा दी गई है 1995 में, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य नहीं है और ये जो परिभाषाएं हैं ये अपने आप में अपूर्ण परिभाषाएं जो है वो बता रहा है। ये कह रहा है कि मानसिक मंदता मतलब है कि मस्तिष्क के अवरुद्ध हो जाने से व्यक्ति का जो व्यवहार है वो एबनॉर्मल हो जाता है, इतनी ही परिभाषाएं देता है। आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति 18 की उम्र से ज़्यादा अगर मान लीजिए उसकी उम्र है, तब भी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति में कोई ऐसी ब्रेन इंजरी हो जाए, मतलब किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाए जिसकी वजह से भी व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, जिसे हम मानसिक रोगी कहते हैं।
तो इनकी परिभाषाओं से ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाता है कि क्या किसी व्यक्ति को हम मानसिक मंद और मानसिक रोगी में डिफरेंस नहीं बता पाएगा ये परिभाषा जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये परिभाषाएं हैं वो उतनी मान्य नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो परिभाषाएं बताई है AAMR के अनुसार जो 1983 में ग्रासमैन के द्वारा दी गई है, वो परिभाषा सर्वमान्य परिभाषा के अंतर्गत जो है वो आपकी आती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको हर एक परिभाषा जैसे आपसे पूछ लिया जाए, इतना आपको दे दिया जाए और फिर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो फिर आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ ये परिभाषा जो है वो PWD 1995 के द्वारा जो है वो दी गई है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। बाकी RPWD के अनुसार परिभाषाएं क्या है वो मैंने RPWD एक्ट 2016 कराया था, तो वहाँ पर आपको जो है वो बता रखा है। 21 डिसेबिलिटियों के विषय में सभी की परिभाषाएं वहाँ पर बताई गई हैं, आप उन्हें ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब अगर हम वर्गीकरण पर आते हैं कि मानसिक मंदता का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो मानसिक मंदता का वर्गीकरण जो है वो अगर हम बात करते हैं तो मानसिक मंदता का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर जो है वो आपका किया गया है। तो आइए हम एक बार देखते हैं मानसिक मंदता का वर्गीकरण कि कौन कौन से जो है 3 आधार हैं जिनके आधार पर किया गया है। सबसे पहले मानसिक मंदता का जो वर्गीकरण है वो IQ के आधार पर किया गया है। बताया गया है कि IQ के आधार पर बच्चों को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है मानसिक मंद बच्चों को, वो हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे पुराना वर्गीकरण है, जो बौद्धिक अक्षमता का सबसे पुराना वर्गीकरण अगर हम बात करते हैं तो वो आपका कौन सा है, वो आपका होता है IQ के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसे हम सबसे पुराना वर्गीकरण लेते हैं। इसका आधार है बौद्धिक परीक्षण, मैंने जो बताया IQ का जो टेस्ट होता है, बच्चों की बुद्धिलब्धि का जो परीक्षण होता है, उसी के आधार पर जो है इसको दिया गया है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रचलन बहुत कम है, मतलब ये जो वर्गीकरण है ये उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। इसके आधार पर हम चीज़ों को आगे लेके नहीं चलते हैं, ये अब उतनी इसकी मान्यता जो है वो कम हो गई है। तो माइल्ड के विषय में बताया गया था जो कि जिसका IQ लेवल 50 से लेकर 70 के बीच में होता है। आप ध्यान रखेंगे हमेशा 70 से नीचे ही जाएगा, क्योंकि 70 से कम जिनका IQ लेवल होता है उन्हें ही हम मानसिक मंदता कहते हैं। तो पहला है माइल्ड लेवल में, जिन्हें हम 50 से 70 की श्रेणी में रखते हैं। मॉडरेट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनका IQ लेवल 35 से 49 तक जाता है। सीवियर जो होते हैं उनका 20 से लेके 35 तक IQ लेवल रहता है। और प्रोफाउंड जो होते हैं उनका IQ लेवल 20 से डाउन होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि कभी भी IQ लेवल जो है वो शून्य नहीं हो सकता है, मतलब किसी भी बच्चे का जो IQ होता है वो शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये जो 20 से नीचे बता रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 0 से 20 होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप माइल्ड में पढ़ रहे हैं एक रेंज हम आपको दे रहे हैं कि 50 से 70 तक जिनका IQ लेवल होगा वो माइल्ड में जाएंगे, 35 से 49 जिनका IQ लेवल होगा वो मॉडरेट में जाएंगे, 20 से 35 जिनका होगा वो सीवियर में जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि प्रोफाउंड का मतलब होता है जिसका IQ लेवल 20 से नीचे जाए, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर रेंज दे रही हूँ 0 से 20। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है 20 से कम, मतलब वो 18 हो सकता है, वो 14 हो सकता है, वो 10 हो सकता है। 10 तो किसी का IQ लेवल नहीं होता है, मतलब बता रहे हैं कि आपको कि वो हमेशा 20 से कम जिनका IQ लेवल होता है उन्हें हम जड़ बुद्धि या मूर्ख की श्रेणी में जो है वो रखते हैं, प्रोफाउंड कहते हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, जैसे एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ मॉडरेट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन्स होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए कि किसी भी व्यक्ति का IQ लेवल शून्य हो सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स में बता सकते हैं कि नहीं, शून्य नहीं हो सकता किसी बच्चे का IQ लेवल हमेशा जो है वो मतलब उसका काउंटिंग होता है 1 2 3 4, वो कभी 0 नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण है, ठीक है, ये दूसरा आधार है वर्गीकरण करने का बौद्धिक अक्षमता का, वो है शैक्षणिक वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धियों की पूर्व अपेक्षा के आधार पर किया गया है कि किसी भी बच्चे को हम कितनी एजुकेशन दे पा रहे हैं, मतलब कि कौन से बच्चे को कौन सा बच्चा कितनी एजुकेशन पाने के एबिलिटी रखता है, उसके आधार पर एक अनुमान के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है शैक्षिक उपलब्धि की पूर्व अपेक्षा के आधार पर। जैसे बहुत सारे परीक्षण किए गए, फिर उसमें देखा गया कि हाँ इस लेवल का जो बच्चा होगा, इतने IQ लेवल का जो बच्चा है वो इस तरीके की एजुकेशन को ग्रहण कर पा रहा है, तो उसके आधार पर फिर कैटेगरियों को डिवाइड किया गया है। चलिए, ये थोड़ा सा ब्लर बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं समझाने की प्रयास करती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है इसका जो PDF आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल क्लियर रहेगा।
तो शिक्षणीय मानसिक मंदता आपका होता है, जैसे हम एजुकेशनल मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। इनका आईक्यू रेंज आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे जो माइल्ड लेवल के आप बच्चे होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं शिक्षणीय मानसिक मंदता वाले बच्चे, जिनको हम एजुकेशन दे सकते हैं, मतलब लगभग 6 तक की ये पढ़ाई कर सकते हैं, सामाजिक समायोजन में भी थोड़ा बहुत सक्षम होते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय करने में सक्षम होते हैं। अगर थोड़ा सा भी इनको मतलब आवश्यकता थोड़ा सहायता दे दिया जाए तो ये खुद से कोई व्यवसाय जो है वो कर सकते हैं। और अमूर्त संकल्पना जो होगी, मतलब ऐसी चीज़ें जो सामने नहीं है उनकी, उन चीज़ों पर सोचने में ये थोड़ा कठिनाई महसूस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बताएं तो लगभग ठीक ठाक होते हैं। एजुकेशन 6-8 तक की एजुकेशन आराम से ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद प्रशिक्षणी होते हैं, जिन्हें हम पढ़ा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत प्रशिक्षण देते हैं तो हम किसी न किसी व्यवसाय में लगा करके इनका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चला सकते हैं। 20 से लेकर मतलब 20 से 50 से 55 रेंज तक जो है ये आपके आते हैं। स्व सहायता कौशल मतलब में सक्षम होते हैं, मतलब अगर आप इनको थोड़ी सी सहायता दे देंगे तो फिर ये कोई ना कोई जो स्किल है इनके अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, फिर भी मैं आपको वो चीज़ें बता दे रही हूँ, आप उन चीज़ों को जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनकी अल्प शैक्षिक उपलब्धि होती है, मतलब जो शैक्षिक उपलब्धि होती है इन बच्चों में कम देखने को मिलती है। लगभग 3rd या 4th तक की जो कक्षाएं होती हैं वो ये कर सकते हैं, 3rd या 4th तक जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये 3rd and 4th तक की जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम इनको बात करते हैं तो इनका जो सामाजिक समायोजन होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब सीमित होता है, जैसे माता पिता तक सीमित हो जाए या फिर कुछ 1-2 दोस्तों तक इनका जो है मेल जोल वो सीमित रहे, इस तरह से बच्चे ये आपके होते हैं प्रशिक्षणी मानसिक मंदता वाले बच्चे। और एक होता है संरक्षणी जो मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं, या बौद्धिक क्षमता मानसिक मंदता एक ही है। तो ये आपके कस्टोरियल मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे होता है, जिनका आईक्यू लेवल 20 से कम होता है। इनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनको देखभाल की, अपने नियमित कामों के लिए जैसे बटन बंद करना या ब्रश करना, इन जैसे नियमित कामों के लिए भी इनको किसी दूसरे पर जो है वो डिपेंड होना पड़ता है। तो ये आपके वर्गीकरण हैं। और चलते हैं और अगले आधार पर देखते हैं, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इनका वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला मैंने आपको बताया आईक्यू के आधार पर किया गया है, जिसमें हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड के बारे में पढ़ा। दूसरा है शैक्षिक पूर्व अपेक्षा के आधार पर किया गया है, मतलब पूर्व अपेक्षा, कि हम देखते हैं कि कौन से बच्चे कितनी एजुकेशन को ग्रहण कर पा रहे हैं, उस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और तीसरा है आवश्यक सहयोग के आधार पर, कि किस उम्र के बच्चे को जो है वो कितना ज़्यादा सहयोग जो है मतलब चाहिए, उस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा मान्य होता है वो आवश्यकता सहयोग का जो आधार है वर्गीकरण करने का, वही सबसे मान्य होता है। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि क्या मैम ये जो सारे आईक्यू लेवल के आधार पर जो ये बच्चों का या शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर वर्गीकरण किया गया, क्या ये सारे वर्गीकरण अलग अलग हैं? तो मैं कहूँगी कि नहीं, ये सारे वर्गीकरण अलग अलग नहीं हैं। इन बस सबका जो वर्गीकरण करने का तरीका है वो डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं तो आप इसमें देखेंगे कि हर एक तरह के जो बच्चे होते हैं उनके आईक्यू लेवल का जो रेंज होता है वो लगभग जो है आपको जैसे आप देखेंगे माइल्ड का देखेंगे तो माइल्ड का देखें, या फिर आप जो है जो आपने देखा अभी कि हम बच्चों को देख रहे हैं शिक्षणी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन हैं उनको आप देख लीजिए, या फिर जो असतत जो डेवलपमेंट वाले बच्चे हैं उनको देख लीजिए, तो लगभग उनका आईक्यू रेंज जो है वो एक सेम ही आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। तो आवश्यकता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है, जिसे हम कहते हैं, पहला है साबीराम, और जिसमें माइल्ड जो जैसे आपने माइल्ड आईडीडी वाले बच्चों के लक्षण जो पढ़े वो सारे लक्षण आपके साबीराम वाले बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, और वही सारे लक्षण आपको शिक्षणीय मानसिक मंदता जो वाले बच्चे हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जो मॉडरेट और सीवियर वाले बच्चों के जो लक्षण होते हैं वो आपको सीमित सहायता और विस्तृत सहायता वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगे। जो प्रशिक्षणी मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं तो जो लक्षण आपको माइल्ड एंड मतलब मॉडरेट और सीवियर वाले बच्चों में देखने को मिलते हैं, इन दोनों का मिला करके जो लक्षण होगा वो आपको प्रशिक्षणी मानसिक मंदता वाले बच्चों में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो आपका प्रोफाउंड वाले बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 20 से कम होता है, तो जो इन बच्चों के लक्षण होते हैं वही लक्षण शिक्षणीय मानसिक मंदता वाले बच्चों के होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सहायता की जरूरत पड़ती है, पूरी तरह से फैमिली पर डिपेंड होते हैं, और यही लक्षण अति विस्तृत जो सहायता वाले बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे मान्य जो आपके वर्गीकरण का तरीका है वो आपका आवश्यक सहयोग के आधार पर कि किस बच्चे
बच्चे को कितना सहयोग चाहिए, उस आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया है वो सबसे ज़्यादा मान्य है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप जो है ध्यान रखेंगे। और आज हम यहाँ ही क्लास को जो है वो करेंगे, क्योंकि आगे की जो स्लाइडर हैं वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर ये क्लास को रोक रहे हैं। इसका मैं आपको पार्ट 2 दूंगी, और पार्ट 2 में इसके जितने भी मतलब आपके मतलब कौन कौन से परीक्षण हो सकते हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगी। मैं आपको एक बार दिखा भी दे रही हूँ कि ये जो सारे परीक्षण हैं, चाहे विनय कामत हो, DK भाटिया का हो, बेनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्किल हो, तो ये सारे परीक्षण जो है मैं आपको करवाऊंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सारे बच्चे। और इसका पार्ट 2 जो है वो मैं आपको बहुत जल्द जो है इसका पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। आपको अगर पार्ट 2 का मतलब इसका जो PDF चाहिए वो आप चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताइएगा, मैं PDF जरूर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी इसका। और टेलीग्राम से अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, चैनल का नाम ही आप शालिनी बियॉन्ड स्टडी सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, तो उस पर आप जो है वो जुड़ सकते हैं और उसका PDF में जो होगा वो आपको उसी चैनल पर जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। और आप मैच कर सकते हैं, आप कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे तो आप मैच कर लीजिएगा, आपको जहाँ पर भी आप पढ़ रहे होंगे उससे बेहतर कॉन्टेंट ही आपको देखने को मिलेगा। और समझाने का जो तरीका होगा बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो पढ़ाया जाए वो आपकी समझ में आ रहा हो, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।